Hello students, welcome to EduCraft Academy, Crafting Young Minds. This is chapter number 2. Okay, it is chapter number 2. That is the foundation of British Empire in India. This is the chapter number 2 of history. Okay, chapter number 1 we have already seen in the last lectures, and this is me presented by Zahir sir. Okay, ठीक है. अब यहाँ पर wait, someone is knocking. Network is here. अब देखिए यहां पर क्या है कि सबसे पहले तो हमें जानना है कि व्हाट इज द टॉपिक. टॉपिक इज फाउंडेशन ऑफ ब्रिटिश एम्पायर. कहां पर? इन इंडिया. ओके, इन इंडिया, राइट. ठीक है, तो यहां पर क्या है कि ब्रिटिश जो है, ठीक है, अपना एम्पायर किस तरीके से यहां पर मजबूत करते हैं. ठीक है, फाउंडेशन का मतलब मजबूती है ना, फाउंडेशन लगाते हैं ना हम लोग. तो यहां पर क्या है? मजबूती ऑफ व्हाट? मजबूती ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर. कहां पर? इन इंडिया. कि किस तरीके से ब्रिटिश जो है, ठीक है, धीरे धीरे 100 साल, इट टुक देम 100 years. ठीक है, इट टुक देम 100 years, बहुत ही स्लोली, ग्रेजुअली, ठीक है, ये लोग ने अपना जो एम्पायर है उसको स्ट्रेंथन किया. ठीक है, राइट. चलिए अब देखते हैं. सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि यूरोप कहां पर है. ठीक है, और उसको देखने के लिए मैं यहां पर एक गूगल मैप्स की मदद लूंगा. ओके, ठीक है, एंड आपको मैं बताता हूं. मेरा लैपटॉप सिस्टम थोड़ा स्लो है, लेकिन मैं ट्राई करता हूं कि हम जो है देख पाए कि कहां पर एक्चुअली यूरोप है. ओके, आई होप यू कैन सी द स्क्रीन. कैन यू गाइस सी द स्क्रीन? Yes, No, sir. sir. नो, आई एम प्रेजेंटिंग. अच्छा, वन मोर थिंग बेटा, आपको गूगल मीट में वो आधा ही दिखता होगा, हाफ स्क्रीन ही दिखता होगा. अगर आप मोबाइल लेकर बैठे हैं ना, हाफ स्क्रीन दिखता होगा. आई वुड रिक्वेस्ट यू कि आप ऑटो रोटेट चालू कर दीजिए, ऑन कर दीजिए उसको. ऑटो रोटेट ऑप्शन जो है उसको ऑन कर दीजिए अपने मोबाइल में, एंड देन टिल्ट योर मोबाइल. अपना मोबाइल जो है उसको टिल्ट कर दो, जैसे हम वीडियो देखते हैं ना वैसे. ओके, ऑटोमेटिकली ये जो है फुल स्क्रीन हो जाएगा. ओके, गॉट दैट. कमेंट करिए, जो मैंने बताया उसको कमेंट करिए. गिव मी थम्स अप. समझ में आया मैं क्या कहना चाह रहा हूं? यस. ऑटो रोटेट ऑन करिए एंड आफ्टर दैट अपना जो मोबाइल है उसको टिल्ट कर दीजिए. जैसे हम वीडियोस खेलते हैं, उसको हॉरिजॉन्टल कर दीजिए. ठीक है, तो अपने आप से अपना जो फोन, अपना जो स्क्रीन है, ठीक है, वो कैसे हो जाएगा? वो ऐसे वीडियो देखते हैं, गेम खेलते हैं ना, वैसे हो जाएगा. सो बहुत अच्छे से आपको दिखेगा. ठीक है, अब देखिए स्क्रीन दिख रहा है. से यस और नो? Yes, sir. ओके. Yes, sir. ओके, Yes, sir. अच्छा. No, sir. ये नो वाले कौन है भैया? निसर्ग Sir, सर. नहीं दिख रहा है screen. बेटा दिख रहा होगा बेटा Yes, स्क्रीन. sir. यार मेरे को तो सभी को दिख रहा है, आपको नहीं दिख रहा है, तो दिक्कत है इसमें. ये ऑनलाइन का यही दिक्कत है बेटा. मैं रिज्यूम करता हूँ. ठीक है, अब नहीं दिखेगा आपको, वापस से रिज्यूम करता हूँ. देखिए, नाउ यू कैन सी द स्क्रीन. ओके, सी, अब वापस सभी को स्क्रीन दिखेगा. ठीक है, रुक जाइए, थोड़ा समय Yes, लगेगा. sir. अब दिख रहा है. अब दिख रहा है. ओके, बहुत बढ़िया. सी, दिस इज गूगल अर्थ. ठीक है, अब इसको लोड होने में थोड़ा समय लगेगा, लेकिन मैं आज आपको दिखाकर ही रहूंगा कि कहां पर एक्चुअली हम स्टैंड करते हैं एंड ऑल दैट. थोड़ा सा दिक्कत है गूगल अर्थ में, ये बहुत ही लोड लेता है ऑन करने के लिए. ओके, देखिए ये है हमारा प्यारा भारत. दिख रहा है? कैन यू सी? No, sir. नो? No. Yes, sir. यस, सी, यू कैन. Yes, sir. Yes, sir. यस. आप लोग यस नो मत बोलिए बीच में,
कमेंट करिए, माइक्रोफोन ऑफ रख दीजिए, मुझे कमेंट करिए, कमेंट में सुनाई देगा। ठीक है, ये हमारा प्यारा भारत है। ठीक है, राइट, दिस इज इंडिया, दिस पार्ट इज द होल पार्ट इज इंडिया। और यहाँ पर देखिए, अगर हम वेस्ट में जाते हैं तो अफ्रीका, अफ्रीका के ऊपर मेडिटेरेनियन सी एंड दिस पार्ट, सी ये जो पूरा पार्ट है ना, ये है यूरोप। क्या है बेटा? यूरोप, देख सकते हैं आप। सी दिस इज यूरोप, ओके। एंड हियर देखिए, दिस इज यूनाइटेड किंगडम, दिख रहा है आपको? सी दिस इज यूनाइटेड किंगडम। ये जो यूनाइटेड किंगडम है, ये है ब्रिटिश, ये ब्रिटिश लोग का किंगडम है, ओके। यहां से ब्रिटिशर्स आए थे। ठीक है, अब देखिए, यहां से जब ब्रिटिशर्स आए थे, पहले ब्रिटिशर्स नहीं आए थे। ठीक है, पहले कौन आया था? पोर्चुगीज आए थे। अब देखिए, पोर्चुगीज कहां पर है? पोर्चुगल कहां पर है? पोर्चुगल ये रहा, देखिए पोर्चुगल, दिख रहा है? कमेंट कीजिए, दिख रहा है? स्क्रीन दिख रहा था आपको? यस यस। अनस, अनस एंड अंजलि, दिस टू स्टूडेंट्स आर न्यू। अनस, अनस को यूज करना नहीं आएगा गूगल मीट, आप स्क्रॉल। यस सर। हाँ हाँ, दिख रहा है ना बेटा? स्क्रीन दिख रहा है ना? अंजलि, यस अंजलि आपको दिख रहा है ना बेटा? यस सर। ओके ओके, देखिए दिस इज पोर्चुगल। तो यहां से पहली बार भारत में कौन आया था, है ना? वो आपका होमवर्क है आज। अब पोर्चुगीज सेलर, ठीक है, जो भारत में आए थे, कैलिकट में आए थे। ठीक है, ये आपका होमवर्क है आज का। फाइंड इट एंड गिव मी द आंसर इन द ग्रुप, और पर्सनल मैसेज भी कर सकते हैं। अब देखिए, यहां से होते हुए, ये पोर्चुगल से होते हुए अटलांटिक ओशन, अटलांटिक ओशन से पार करते वो गए, किनारे किनारे पे गए, और पूरा अफ्रीका, पूरा अफ्रीका, देखिए आप मेरा कर्सर देख सकते हैं, यू कैन सी माय कर्सर। ठीक है, यहां से ऊपर पोर्चुगल है। ठीक है, पोर्चुगल है। तो यहां से पूरा जो है, ठीक है, वो अपना सेल करते हुए, ठीक है, पूरा अफ्रीकन कॉन्टिनेंट, अफ्रीकन कॉन्टिनेंट को क्रॉस करते हुए, मतलब किनारे किनारे चलते हुए, यहां से होते हुए गल्फ ऑफ गिनी, वहां से होते हुए, ठीक है, अंगोला एंड उसके जो पार्ट्स है, राइट, वहां के कोस्ट पे होते हुए उन्होंने पहली बार रेस्ट किया यहाँ पर, साउथ अफ्रीका में रेस्ट किया। और साउथ अफ्रीका में कहां पर रेस्ट किया पता है? केप ऑफ गुड होप, उसको नाम दिया गया था। ठीक है, अब इसको मैं जूम करता हूं, शायद आपको दिखे। यहाँ पर अभी सर्च करेंगे तो आ जाएगा केप ऑफ गुड होप। ठीक है, पोर्ट एलिजाबेथ है ना, बस वहीं कहीं पर केप ऑफ गुड होप है। केप टाउन जो है ना, इसका कैपिटल है, यहीं पर केप ऑफ गुड होप है। ये रहा, देखिए केप टाउन। हाँ बोलिए बोलिए सर, जिस गूगल कमेंट करिए बेटा, कमेंट करिए, आई कांट हियर योर वॉइस। ओके, तो यहां पर रेस्ट किया, और इसके बाद सीधा चले मेडागास्कर होते हुए। ठीक है, यहीं पे आके पहला इनको जो मिला वो मिला भारत। और भारत में यहाँ पे कोची है, कैलिकट है, सॉरी कोची तो है, यहीं पर कैलिकट है। ठीक है, उस समय पे कैलिकट में यहाँ पर आके अपना पड़ाव डाला। ठीक है, तो आज का आपका होमवर्क है कि हु वॉज दैट सेलर, ये सेलर कौन है। ठीक है, राइट। गूगल मीट का क्लास रिकॉर्ड होता है बेटा, होता है। ठीक है, तो देखिए, इंडिया से अफ्रीका, ये नीचे इंडियन ओशन है, सी दिस इज द इंडियन ओशन, ये पूरा इंडियन ओशन है। ओके, सो इंडिया एंड देन अफ्रीका से नीचे जाएंगे केप ऑफ गुड होप, और यहां से ऊपर जाएंगे वापस तो आएगा यूरोप। क्या आएगा? यूरोप। और यूरोप में, हाँ, यूरोप में पोर्चुगल से आए, फिर फ्रेंच आए। ठीक है, एंड डच लोग आए, डच, यहां पर नेदरलैंड्स एंड हॉलैंड, डेनमार्क है ना, वहां से डच लोग आए। एंड आफ्टर दैट इंग्लिश आए। ठीक है, यहां से यूनाइटेड किंगडम से इंग्लिश आए। पोर्चुगल, फ्रांस, यूनाइटेड किंगडम्स एंड दिस पार्ट, ये है डच।
ओके, तो ये सब कहाँ आए? ये सब आए पूरा अफ्रीकन कॉन्टिनेंट को घूमकर इंडिया की तरफ आए, ठीक है। और यहाँ पर साउथ इंडिया में एक जगह है कैलिकट, ठीक है, कोची, कोची के पास ही जगह पर है कैलिकट, वहां पर आकर अपना पड़ाव डाला पहली बार। ओके, आई होप इट इज क्लियर नाउ। चलिए अब आगे देखते हैं, उसके बाद हमारा चैप्टर शुरू करते हैं। तो आई होप आपको पता चला कि यूरोप कहां पर है ना, ठीक है, यूरोप, राइट। यूरोप इज जस्ट अबाउ अफ्रीका, ठीक है। और ये लोग यहां से होते हुए पूरा अफ्रीकन कॉन्टिनेंट को क्रॉस करते हुए दे केम टू इंडिया। दिस वाज द सी रूट। लैंड से बहुत बीच में बहुत तकलीफें थी, बहुत सारे हर्डल्स थे, इसलिए इट वाज नॉट एन इजी टास्क। तो यहां पर आए। अब कौन आया फर्स्ट सेलर, वो आपको बताना है। ओके, अब चलिए आगे देखते हैं उसके बाद, ठीक है। द यूरोपियन ट्रेडर्स स्टार्टेड कमिंग टू द इंडियन शोर्स। इंडियन शोर्स का मतलब क्या है? कोस्ट, ठीक है। प्राइमरीली फॉर ट्रेडिंग, प्राइमरीली मतलब क्या? मेनली फॉर व्हाट? मेनली फॉर ट्रेडिंग। ट्रेडिंग किस चीज में? इंडियन स्पाइसेस में। आपको पता है ना, साउथ इंडिया में, साउथ में सबसे ज्यादा पेपर, ठीक है, फिर कार्डमम, ये क्या है? ये सब नए नए वर्ड्स है आपके लिए, ठीक है। पेपर का मतलब काली मिर्च, ठीक है, राइट। काली मिर्च, काली मिर्च मालूम है ना, वो गोल गोल सा होता है, ठीक है। कार्डमम मतलब इलायची, ठीक है। एंड मेनी मोर स्पाइसेस, तज पत्ता है, तज की लकड़ी है, एंड ऑल द काइंड ऑफ स्पाइसेस, ऑरेगानो देख लो, चिली फ्लेक्स है, राइट। दे आर फॉन्ड ऑफ द स्पाइसेस, राइट। तो ये स्पाइसेस, मसाले, स्पाइसेस का मतलब क्या होता है? मसाले, ठीक है। तो साउथ इंडिया से जो मसाले थे, जो स्पाइसेस थे, ठीक है, वो कैरी करके ये लोग जाते थे कहां पर? अपने यूरोप में, और बड़े बड़े मोटे मोटे दामों में बेचते थे। देखिए 15वीं सेंचुरी, 15th सेंचुरी, मतलब राइट फ्रॉम 1401 टू 1499, ठीक है, इसको कहते हैं 15th सेंचुरी। ओके, तो यहां पर कहेंगे they used to come for about 200 years. They competed among themselves for monopolizing the trade with India. ठीक है, मतलब लगभग 200 साल तक, लगभग 200 साल तक ये सारे जो यूरोपियंस थे, ये अपने आप में compete करते थे। compete मतलब competition, ठीक है, compete करते थे। क्यों? मोनोपोली हासिल करने के लिए। क्या हासिल करने के लिए? मोनोपोली। व्हाट इज मोनोपोली? मोनोपोली का मतलब एकाधिकार। क्या कर सकते हैं इसको? एकाधिकार, ठीक है। एकाधिकार का मतलब सिर्फ मैं ही उसमें ट्रेड करूंगा, ऐसा। तो मोनोपोलाइज करना मतलब मैं ही सिर्फ ट्रेड करूंगा, ऐसा। बट देयर ऑब्जेक्टिव्स चेंज्ड आफ्टर द डिक्लाइन ऑफ द मुगल एम्पायर। अब सोचिए, हम फर्स्ट चैप्टर क्या पढ़े थे? फर्स्ट चैप्टर पढ़े थे डिक्लाइन ऑफ मुगल एम्पायर, पढ़े थे ना बेटा, राइट। और उसके बहुत सारे रीजंस भी थे। एंड फिर क्या पढ़े थे उसके बाद? राइज ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट्स, है ना। ये दो चीजें पढ़े थे, राइट। फर्स्ट चैप्टर में ये पढ़ा था हमने, राइट। और अब हम क्या पढ़ रहे हैं? हम पढ़ रहे हैं फाउंडेशन ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर इन इंडिया। तो यहां पर क्या है बोला है कि जो यूरोपियंस प्राइमरीली ट्रेड करने आए थे, ट्रेडर्स की तरह आए थे, ट्रेडर्स का मतलब मर्चेंट्स, राइट, मर्चेंट्स की तरह आए थे ना। उनके ऑब्जेक्टिव्स, उनके जो एम्स थे, उनके जो मंसूबे थे, जो एम्स थे, वो चेंज हो गए। कब चेंज हुए? जब मुगल एम्पायर का खात्मा हो गया, डिक्लाइन हो गया, तब। एंड द राइज ऑफ द इंडिपेंडेंट किंगडम्स इन इंडिया इन द अर्ली 18th सेंचुरी। कब? 18th सेंचुरी में, है ना। तो हम देखते हैं ना, मराठास का राइज हुआ, राइट। फिर कहेंगे टीपू सुल्तान, दैट इज मैसूर, ठीक है, मैसूर का राइज हुआ, निजाम्स ऑफ हैदराबाद, राइट। हम बहुत सारी चीजें देख चुके हैं, राइट, ठीक है। फिर बंगाल का राइज हुआ, नवाब्स, फिर अवध, राइट, है ना। तो ये सब इंडिपेंडेंट हुए थे 18th सेंचुरी में।
मुगल मुगल एम्पायर जब डिक्लाइन हुआ था, तब ये जो यूरोपियन ट्रेडर्स है, इनका अब एम जो था, अब बोले कि हम ट्रेड नहीं करेंगे, हम और कुछ और करेंगे। अब क्या करेंगे वो हम बाद में देखते हैं, आने वाले स्लाइड्स में देखते हैं। आई होप यू आर गेटिंग दिस पॉइंट। समझ में आया? फर्स्ट पीपीटी समझ में आया? पहला स्लाइड समझ में आया बेटा? गिव मी अ थम्स अप, कम ऑन, गिव मी अ थम्स अप। समझ में आया? अंजलि, आज आपका पहला लेक्चर है बेटा, तो शायद आपको पहला जो फर्स्ट चैप्टर था वो समझ में नहीं आया होगा, ठीक है? राइट, हर्ष का भी पहला लेक्चर है आज, शायद हर्ष को भी मैं आज पहली बार देख रहा हूँ। Yes, ठीक sir. है, यस, अनस, अंजलि एंड हर्ष, ये तीन बच्चे नए हैं। शायद आपको फर्स्ट चैप्टर में जो चीज समझाई थी वो आपको देखना पड़ेगा, एंड फिर आपको थोड़ा बहुत आइडिया सेकंड चैप्टर में आ जाएगा। ओके Okay, sir. ओके, चलिए अब आगे देखते हैं। अब सबसे पहले जो यूरोपियन देश थे, तो सबसे पहले यूरोपियंस कौन आए? तो सबसे पहले आए पोर्चुगीज। कौन आया? पोर्चुगीज। अभी बताया ना, पोर्चुगीज मतलब कहां पर है? पोर्चुगल। अभी कंट्री दिखा है ना, पोर्चुगल, ठीक है। फिर उसके बाद कौन आए? डच आए। वो हॉलैंड था उस समय पे, आज डेनमार्क और उसके आसपास का एरिया, इसको डच कहते हैं। फिर कौन आया? फिर आए इंग्लिश, ठीक है। इंग्लिश कौन? यूनाइटेड किंगडम वाले, ब्रिटिश, ठीक है। एंड लास्ट में आए फ्रेंच। फ्रेंच कहाँ है भाई? फ्रांस में, ठीक है। अभी आपको दिखाया सारी कंट्रीज, पोर्चुगल दिखाया, डेनमार्क, हॉलैंड दिखाया, यूके दिखाया और फ्रांस दिखाया, ठीक है। तो इसको याद कैसे रखना है? याद रखना है, आपको पीडीएफ आता है ना, पीडीएफ, तो उसकी जगह पर पीडीईएफ, पीडीईएफ, ठीक है। पोर्चुगीज, डच, इंग्लिश, फ्रेंच, ठीक है। ऐसे लाइन से, क्रोनोलॉजी से आए। सबसे पहले कौन आए? तो कहेंगे पोर्चुगीज आए भारत में। हाँ, भारत में कौन आए? पोर्चुगीज, पी आए, दैट इज पोर्चुगीज। फिर कौन आया? डच, डी। फिर कौन आया? इंग्लिश, दैट इज ब्रिटिश, ई। एंड लास्ट में आए फ्रेंच। लेकिन सबसे ताकतवर कौन था? इंग्लिश। इसीलिए ये भारत में अपना ब्रिटिश राज, ब्रिटिश एम्पायर एस्टैब्लिश करने में दे वर सक्सेसफुल। ओके, अब आगे देखते हैं पोर्चुगीज इन इंडिया। ओके, फर्स्ट टॉपिक। आई होप यू आर सीइंग द स्क्रीन। जब भी स्क्रीन ना दिखे, आपको आवाज ना आए मेरा, प्लीज मुझे बताइएगा। ओके, इंडिया सी बॉर्न ट्रेड with the European countries fell into the hands of the Arabs in the 7th century AD, ठीक है। मतलब अब देखिए, यहां पर 7वीं सदी की बात हो रही है, 7th century, ठीक है। ये थोड़ा हिस्ट्री में जाना पड़ेगा। अगेन आपको पता है अरब पेनिनसुला कहां पर है? जो यूएई और वो सब है ना, ठीक है। अभी दिखाना भूल गया मैं आपको गूगल अर्थ पे, लेकिन अरब पेनिनसुला वही अफ्रीका और भारत के बीच में था। ये लोग क्या किए थे? जो अरब्स थे, वो लोगों ने अपना जो ट्रेड था, अपना जो इंडियन ट्रेड था, जो सी बॉर्न ट्रेड था, वो अब अरब्स ने ले लिया था। लेकिन द अरेंजमेंट वाज डिस्टर्ब्ड इन 1498। अच्छा, आपका होमवर्क यहीं पर है यार, मैंने खामा का होमवर्क दिया, ठीक है। देखिए, 15th century, in the late 15th century, that is in 1498, मैंने 15th century बताया, means which year? Starting from 1401 to 1499, ठीक है, और we can say 1500s, right? तो इस समय पे 1498 पे जो भारत में सबसे पहला जो पोर्चुगीज आया, उनका नाम क्या था? उनका नाम था वास्को ड गामा, ठीक है। और कहां पर आए? तो आए साउथ इंडिया में, कैलिकट में, पहली बार, ठीक है, राइट। आपका होमवर्क, अभी होमवर्क करने की जरूरत नहीं है, यहां पर आपके बुक में इंक्लूडेड है। क्या लिखा है? द अरेंजमेंट वॉज डिस्टर्ब्ड इन 1498 व्हेन वास्को ड गामा लैंडेड एट कैलिकट। दिस पोर्चुगीज नेविगेटर मतलब कौन? वही जो सी रूट से आते हैं, है ना, लाइक जैक स्पैरो, राइट। तो दिस पोर्चुगीज नेविगेटर helped in establishing direct trade between India and Europe, ठीक है। तो ये रास्ता ढूंढे, सी रूट टू इंडिया, ठीक है, सी रूट टू इंडिया। कौन आया पहली बार आए वास्को ड गामा, ठीक है। he was the first Portuguese sailor, first Portuguese, first European
to come on the Indian land. ठीक है, directly. He managed to set up the factories at Calicut and Cochin on his return. फिर नेक्स्ट कौन आता है? नेक्स्ट आता है अल्फांसो डी अल्बुकर्क. ठीक है, थोड़ा नाम पेचीदा है लेकिन आपको अल्फांसो याद रखना है. अल्फांसो डे अल्बुकर्क came to Calicut in 1509. ठीक है, तो देखिए पहली बार 1498 में पहली बार आते हैं वेस्को डे गामा. फिर उसके बाद 1509 में अल्फांसो भाई साहब आते हैं. कौन आते हैं? अल्फांसो. वास्को डे गामा ने 2 फैक्ट्री सेटअप की. कहां पर सेटअप की? एक तो कैलिकट में की पहली और दूसरी की कोचिन में. ठीक है, राइट. लेकिन ये जो अल्फांसो डे ब्यूकर्क है, ही इज द रियल फाउंडर. ही इज द रियल फाउंडर. फाउंडर मतलब कौन? पहला ऐसा रियल फाउंडर है जो भारत में जो पोर्चुगीज का एस्टेब्लिशमेंट सेटअप करता है. कितने साल लगे? देखिए कितने साल लगे, ऑलमोस्ट कहेंगे 11 साल. 11 इयर्स बाद. 11 इयर्स बहुत लंबा समय है ना. ठीक है, तो 11 इयर्स बाद यहां पर सबसे पहले पोर्चुगीज आए. ठीक है, एंड ही इज रिगार्डेड एज द रियल फाउंडर ऑफ द पोर्चुगीज एम्पायर इन इंडिया. ही कैप्चर्ड गोवा फ्रॉम द सुल्तान ऑफ बीजापुर. सोचिए यहां पर गोवा, जो गोवा नाम का जो आज स्टेट है, वो उस समय पर, ठीक है, बीजापुर के सुल्तान से किसने लिया? तो ये अल्फांसो ने लिया. तो पोर्चुगीज के अंदर जब पहला जो इंडियन कहेंगे कि सिटी आया, इंडियन स्टेट आया, दैट वाज गोवा. और आप देखेंगे गोवा के खाने में बहुत सारा पोर्चुगीज क्यूजीन इंक्लूडेड है क्योंकि वहां पर वो हब है पोर्चुगीज का. ठीक है, तो फ्रॉम द सुल्तान ऑफ बीजापुर एंड मेड इट द हेडक्वार्टर्स ऑफ द पोर्चुगीज इन इंडिया. बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है. दिस अल्फांसो डे अल्बुकर्क what he came to Calicut and he is the real founder of the Portuguese Empire in India. He captured Goa from the Sultan of Bijapur, है ना, and made it headquarters of the Portuguese in India. He consolidated मतलब क्या? इकट्ठा करना, strengthen करना. ठीक है, he consolidated Portuguese sea power by setting up naval bases. Naval bases मतलब क्या? Navy, है ना, नेवी, बोट. उस समय पे सी रूट, जिसके हाथ में सी रूट था वही सबसे मेन इंसान था. सो है, तो यहां पर जो बड़ी बड़ी शिप्स, जो कार्गो शिप है, ठीक है, वो सब कहां पर आके रुकती थी? गोवा में. कहां पर? गोवा. ठीक है, तो ये गोवा में उनका क्या था? नेवल बेस था. नेवल बेस मतलब क्या? तो कहेंगे जहां पर बोट्स स्टे करती है और लोडिंग एंड अनलोडिंग. ठीक है, until his successors the Portuguese occupied Diu, दमन, सालसेट, बसेन एंड बॉम्बे. ठीक है, ये सब जगह के नाम है. ठीक है, देखिए जैसे कि ये फॉर एग्जांपल ये भारत है, ये भारत का कोस्ट है. ठीक है, दिस इज द कोस्ट ऑफ भारत फॉर एग्जांपल. ठीक है, हाँ, तो पहला चीज तो कहां सेटअप किया? यहां पर, दैट इज गोवा. ठीक है, उसके बाद दीव और दमन. तो देखिए दिस इज दीव एंड दिस इज दमन, राइट, कहीं कहीं पे दमन है. ठीक है, सो दिस इज दीव. तो दीव के ऊपर फिर दमन, और यहां पर जो है, अभी आगे हम मराठास पढ़ेंगे ना, तब आएगा सालसेट. ठीक है, ट्रीटी ऑफ सालसेट एंड बसेंग. ये बसेंग भी यहीं कहीं है, आसपास ही है बसेंग. ठीक है, ये सब आज के महाराष्ट्र में है. कहां पर है? इन टुडेज महाराष्ट्र. ओके, महाराष्ट्र स्टेट में है. समझ में आ रहा है बेटा? समझ में आ रहा है? गिव मी अ थम्स अप, कम ऑन. समझ में आ रहा है? आप सब लोग जिंदा है ना? ओके ओके ओके. जहां समझ में नहीं आएगा बताइएगा. ठीक है, पोर्चुगीज आए, बहुत ही आसानी से जाएंगे हम लोग, आराम से जाएंगे. अब आगे, अब देखिए सेकेंड चीज, सेंट थोम नियर मद्रास. अब देखिए मद्रास जो है यहां पर है. ठीक है, ऑन द ईस्ट कोस्ट ऑफ इंडिया. सो दिस इज मद्रास. ये क्या है? मद्रास. तमिलनाडु में, आज के जमाने में तमिलनाडु का जो स्टेट है वहां पर है ये मद्रास. ठीक है, तो क्या लिखा है? सेंट थोम नियर मद्रास
and Hooghly in Bengal. In 1739, the Marathas captured Salsette and Bassein, leaving only Goa, Daman and Diu for the Portuguese. अब यहाँ पर क्या हुआ, देखिए मराठास जो यहाँ कहीं पर सेटल थे, इन्होंने क्या किया, इन्होंने कहेंगे सालसेट एंड बसेन, ठीक है, अभी आगे आएगा ट्रीटी ऑफ सालसेट एंड बसेन, तो उसमें समझाऊंगा, लेकिन ये समझिए कि मराठास ने इनसे ये वापस ले लिया। सिर्फ अब पोर्चुगीज के हाथ में क्या रहा, दीव रहा, दमन रहा और गोवा रहा, ठीक है, क्लियर है बेटा, क्लियर है ना। अब नेक्स्ट देखते हैं डच इन इंडिया। अब कौन आया नेक्स्ट, डच आया। डच कहां से आए, दे आर फ्रॉम द नेदरलैंड्स। जो नेदरलैंड्स था ना, अभी दिखाया था नेदरलैंड्स इन द गूगल अर्थ, ठीक है, नेदरलैंड्स एंड डेनमार्क एरिया, राइट, उस समय पे वहां पर उसको हॉलैंड कहा जाता था, ठीक है, हॉलैंड भी है, तो उस समय पे वहां से आया। कौन आए, तो डच आए। देखिए 1498 में कौन आए, तो कहेंगे वास्को डेगामा, ठीक है, द फर्स्ट पोर्चुगीज सेलर आए। फिर उसके बाद 1509 में कौन आए, ऑलमोस्ट 11 इयर्स बाद अल्फांसो भाई साहब आए, ठीक है, अल्फांसो डे अल्ब्यूकेर्क। अब वो ब्यूकेर्क का स्पेलिंग बहुत पेचीदा है, इसलिए मैं लिख नहीं रहा, टाइम वेस्ट नहीं कर रहा। अल्फांसो डे ब्यूकेर्क आए और फिर इन्होंने स्ट्रेंथन किया क्या, पोर्चुगीज को, पोर्चुगीज को यहाँ पर एकदम स्ट्रेंथ दिया कि आप एक गढ़ बनाइए, गोवा को अपना गढ़ बनाइए। गढ़ मतलब क्या, सेंटर, ठीक है, राइट। अब आते हैं डच। डच कहां से आते हैं, कहेंगे नागापट्टनम, सॉरी, डच आते हैं होलैंड से, नेदरलैंड से, डेनमार्क से, वो वाले एरिया से आते हैं। तो क्या लिखा है, अब नेक्स्ट आता है द यूनाइटेड, अब नाम याद रखिएगा, द यूनाइटेड ईस्ट इंडिया कंपनी ऑफ द नेदरलैंड्स वाज फॉर्म्ड इन 1602, ठीक है, राइट। तो अब देखिए यहां पर 1602 में एक नई कंपनी है, कंपनी का नाम क्या है, यूनाइटेड ईस्ट इंडिया कंपनी, ठीक है, राइट, यूनाइटेड ईस्ट इंडिया कंपनी। तो ये कब बनती है, 1602 में। और यहां पर आते हैं, क्या लिखा है, द यूनाइटेड ईस्ट इंडिया कंपनी ऑफ द नेदरलैंड्स वाज फॉर्म्ड इन 1602 विथ द पावर नॉट ओनली टू कैरी आउट ट्रेड बट ऑल्सो टू कॉलोनाइज, ठीक है, मतलब यहां पर कॉलोनाइज का मतलब है कि नई जगह को अपने कब्जे में लेना, क्या लेना, ठीक है ना, टेकिंग न्यू प्लेसेस और टेरिटरी अंडर देयर कंट्रोल, अंडर देयर कंट्रोल, ठीक है, उसको कहते हैं कॉलोनाइज। अभी डेफिनेशन ये नहीं है, डेफिनेशन कुछ और है, लेकिन यहां पर अभी छोटे में, मतलब शॉर्ट में समझिए कि कॉलोनाइज का मतलब ये है कि किसी और की टेरिटरी को अपने कब्जे में लेना। तो डच जो आए थे वो क्यों आए थे, यहां पर ट्रेड करने तो आए थे ही, साथ ही साथ यहां पर कॉलोनाइज करने आए थे। कॉलोनाइज का मतलब जैसे गोवा, जैसे पोर्चुगीज ने कैसे गोवा ले लिया हमसे, तो वैसे डच ने भी कुछ ना कुछ यहां पर टेरिटरी ली थी हमसे। अब वो देखते क्या है, ठीक है, आगे द ल्यूक्रेटिव ट्रेड। ल्यूक्रेटिव मतलब क्या, ल्यूक्रेटिव बहुत ही ललचाने वाला, ठीक है, ल्यूक्रेटिव, राइट, ललचाने वाला, बहुत ही ज्यादा अट्रैक्टिव, ठीक है, राइट, यहां पर इंग्लिश वर्ड अगर लिखूं तो दिस इज अट्रैक्टिव। तो ल्यूक्रेटिव ट्रेड, अब देखो ललचाने वाला ट्रेड क्यों, क्योंकि यहां पर सस्ते दामों से हम क्या लेंगे, इंडियन स्पाइसेस लेंगे, इंडियन कॉटन लेंगे और इसको ऊंचे दामों पे कहां बेचेंगे हमारे यूरोप में। समझ में आया। और आप देख सकते हैं यूरोप में स्पाइसेस बहुत यूज होते हैं, जैसे ऑरेगैनो है, चिली फ्लेक्स है, ब्लैक पेपर है, याद है यूरोप में इटालियन खाना खाते हैं ना आप लोग, इटालियन खाना, राइट, तो उसमें ब्लैक पेपर, ऑरेगानो, पिज्जा में खाते हैं तो शिमला मिर्च एंड ऑल दैट, राइट, ठीक है। तो ये सारे जो स्पाइसेस है ये कहां पर उगते थे उस समय पे, ये कहां पर प्रोड्यूस होते थे, इंडिया में प्रोड्यूस होते, और इंडिया का स्पाइसेस दुनिया में सबसे बेहतरीन स्पाइसेस था, ठीक है, ओके। तो ये चीज यहां पर लिखी है। अब देखिए आगे क्या लिखा है, द ल्यूक्रेटिव ट्रेड इन कॉटन गुड्स मेड डच टर्न टू द वेस्ट कोस्ट ऑफ इंडिया। तो यहां पर जो अट्रैक्टिव ट्रेड था ऑफ कॉटन, ठीक है,
तो डच को अट्रैक्ट करता है। कहां पर अट्रैक्ट करता है? इंडिया में। और इंडिया में कहां पर? वेस्ट कोस्ट में। अब ये वेस्ट कोस्ट क्या है भाई? तो देखिए दिस इज इंडिया एंड दिस इज द वेस्टर्न कोस्ट। ओके, यहाँ पर अभी कैलिकट दिखाया आपको, गोवा दिखाया, तो ये सब कहां पर है? वेस्टर्न कोस्ट में है। ओके, ठीक है, तो वेस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया ग्रेजुअली रिप्लेस द पोर्चुगीज इन दिस रीजन। ग्रेजुअली मतलब स्लोली। अब ये लोग क्या किए? डच जो है आपस में लड़ते थे, किससे? पोर्चुगीज से। और धीरे धीरे ग्रेजुअली का मतलब स्लोली व्हाट हैपेंड यहाँ पर दे रिप्लेस्ड पोर्चुगीज। वेस्ट कोस्ट ऑफ इंडिया जो है वहां पर ये रिप्लेस करते हैं पोर्चुगीज से। अब देखिए क्या लिखा है आगे, दे एस्टैब्लिश्ड अ फैक्ट्री। फैक्ट्री का मतलब वो फैक्ट्री नहीं बेटा जो आप समझते हैं, ये जहां पर मशीनें काम करती है, जहां पर मजदूरें काम करते, नहीं वो फैक्ट्री नहीं। फैक्ट्री का मतलब इस समय पे क्या है पता है? फैक्ट्री का मतलब एक ऐसा रीजन है, एक ऐसा कहेंगे एस्टेट है जिसके आसपास दीवारें लगा दी गई, दीवारों के अंदर ये लोग का पूरा किला होता, किला मतलब एक बड़ा सा एरिया होता, और एरिया में ये लोग रहते। जैसे ये पोर्चुगीज फैक्ट्री है, ठीक है, राइट। फैक्ट्री का मतलब क्या है? फैक्ट्री का मतलब वो मशीन नहीं है। फैक्ट्री का मतलब जो आप समझते हैं कपड़े का फैक्ट्री एंड ऑल दैट नहीं। इसके अंदर घर भी हुआ करते थे, रेसिडेंशियल एरियाज भी हुआ करते थे, और साथ ही साथ स्टोर हाउसेस समझते हैं ना, जहां पर ये सब अपना माल सामान रखते, और ये माल सामान को फिर पोस्ट में लेके जाते, और फिर वहां से बोट में लाद कर यूरोप अपने घर लेके जाते। तो दिस वाज द फैक्ट्री। ओके, so they established a factory at Surat and made Nagapattinam on the Coromandel coast as their headquarters। अब देखिए यहां पर ये इंडिया है, so this is the Coromandel coast, ठीक है। दिस वन तमिलनाडु जो है ना, वहां पर ये है कोरोमंडल कोस्ट। क्या है बेटा? कोरोमंडल कोस्ट। दिस वन इज द कोरोमंडल कोस्ट। और यहां कहीं तमिलनाडु में मद्रास के नीचे यहां पर क्या है? नागपट्टनम। इट इज नॉट नागा, इट इज नागपट्टनम। ओके, ठीक है। तो नागपट्टनम में अपने हेडक्वार्टर्स एस्टैब्लिश करते। क्या एस्टैब्लिश करते बेटा? अपने हेडक्वार्टर्स। कहां पर? नागपट्टनम में, तमिलनाडु में, ठीक है, राइट। In the eastern India, the Dutch established factories at Chinsura, Kasim Bazar, Baranagar in Bengal, Patna in Bihar, and Balasore in Orissa. Again, this is the map of India, ठीक है, right? And यहाँ पर है बंगाल, तो बंगाल के हार्ट में यहाँ पर है कासिम बाजार, और ये कासिम बाजार बहुत इंपॉर्टेंट है। कहीं पर ये के लिखा है, कहीं पर ये क्यू लिखा है, डोंट गेट कंफ्यूज्ड। ओके, कासिम बाजार। अब ये कासिम बाजार से ही आएगा सिराजुद्दौला का नाम, ठीक है, सिराजुद्दौला। आगे हम बंगाल में यही पढ़ेंगे, आज नहीं पढ़ेंगे, शायद आज खत्म नहीं होगा, लेकिन आपको समझाना जरूरी है। तो कासिम बाजार, और यहां पर है बिहार, सो बिहार में भी सेटअप किया फैक्ट्री। यहां है उड़ीसा, तो उड़ीसा में भी फैक्ट्री सेटअप किया, ठीक है। अब देखिए, याद रखिएगा आगे क्या लिखा है। लिखा है डिस्पाइट देयर स्ट्रॉन्ग नेवल पावर, despite their strong naval power, the financial resources of the Dutch were drained by the military expenses। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जो नेवी मेंटेन करते थे, जो लड़ाकू जहाज, आपने देखा होगा ना वो ब्लैक पर्ल जहाज, ब्लैक पर्ल के अंदर पता है वो तोप होती है, राइट, है ना, आपने देखा होगा। यस, वो लड़ाकू जहाज थे, क्या थे? नेवी। नेवी के अंदर अब नेवी है, तो नेवी के साथ साथ उसके ऊपर आर्मी भी रहेगा। तो यहां पर डच का खर्चा बहुत बढ़ रहा था, ठीक है। जो डच का जो खर्चा था वो बहुत बढ़ रहा था। किसके ऊपर बढ़ रहा था? अपने मिलिट्री के ऊपर, अपने आर्मी के ऊपर, ठीक है। और इसीलिए अब देखिए आपस में कौन किससे लड़ रहा है वो भी बताना जरूरी है। देखिए यहां पर आगे हम देखेंगे ना बेटा, तो यहां पर पोर्चुगीज डच से लड़ रहे हैं, डच इंग्लिश से लड़ रहे हैं, इंग्लिश जो है फ्रांस से लड़ रहे हैं, फ्रेंच से लड़ रहे हैं। फ्रांस नहीं लिखूंगा यहां पर, फ्रेंच लिखूंगा। ओके, फ्रांस मैंने गलती से कंट्री का नाम लिख दिया। ओके, ठीक है। सो यहां पर है फ्रेंच, ठीक है। तो पोर्चुगीज
डच से लड़ेंगे, डच इंग्लिश से लड़ेगा, इंग्लिश फ्रांस से लड़ेंगे, फ्रेंच इससे लड़ेगा, ऐसा। तो आपस में सारे यूरोपियन पावर्स आपस में इन फोर्थ कमिंग चैप्टर्स, इन द कमिंग चैप्टर्स में आपको सिखाऊंगा कि यूरोपियन पावर्स जो भारत में आए वो आपस में लड़ रहे थे। क्यों लड़ रहे थे? क्योंकि फॉर द मोनोपोली ओवर द ट्रेड, ठीक है, राइट। अब मोनोपोली ओवर द ट्रेड, मोनोपोली मतलब एकाधिकार, एकाधिकार मतलब क्या? सिर्फ मैं ही। अब चारों लोग पूरे यूरोप में सब एक ही माल बेचेंगे, ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। किसी एक को तो सुपर पावर बनना पड़ेगा। तो इस लड़ाई में, इन चारों की लड़ाई में इंग्लिश जो है वो बहुत ही चालाक और बहुत ही ज्यादा कहेंगे कि उनके टाइम, उनके समय पे सारा के सारा जो चीजें थी उनके साइड में थी, इसीलिए इंग्लिश जो है जीत जाते थे, ठीक है। और इनके साथ साथ यहाँ के जो लोकल राजा थे, ठीक है, लोकल रूलर्स, जैसे फॉर एग्जांपल टीपू सुल्तान, तो टीपू सुल्तान हेल्प लेता है पोर्चुगीज की फॉर एग्जांपल, ठीक है, या फ्रेंच की। तो मराठास जो है हेल्प लेते हैं किसकी? इंग्लिश की, या इंग्लिश हेल्प लेते हैं मराठास की, ठीक है। इनको हर तो लोकल पावर्स, अभी आगे हम देखेंगे कार्नाटिक वॉर्स क्या है। कार्नाटिक वॉर्स में डच आ गए, पोर्चुगीज आ गए, फ्रेंच आ गए, इस तरीके से। प्लस ये आपस में भी दुश्मन थे यूरोप में। कहां पर? यूरोप में भी ये दुश्मन थे। तो यूरोप की जो भी पॉलिटिक्स थी वो यहां पर अफेक्ट होती थी, यहाँ की पॉलिटिक्स यूरोप पे अफेक्ट होती थी, ओके, ठीक है। तो ये सब आगे बहुत कंफ्यूजिंग होगा, इसीलिए आराम से जा रहा हूं, ठीक है। मतलब थर्ड चैप्टर में, अभी तो सेकंड चैप्टर चल रहा है, थर्ड चैप्टर में कार्नाटिक वॉर्स जब हम पढ़ेंगे तब आपको दिखाऊंगा। अब देखिए क्या लिखा है। डिस्पाइट देयर स्ट्रॉन्ग नेवल पावर, द फाइनेंशियल रिसोर्सेज ऑफ द डच वर ड्रेन्ड बाय द मिलिट्री एक्सपेंसेस। एज अ रिजल्ट, इन बंगाल में क्या होता है? इंग्लिश हरा देते हैं किसको? डच को। कहां पर? बेदोरा में। कब? 1759 में, ठीक है। ये तो बहुत आगे आ गए हम लोग, 1759 में आ गए, ठीक है। And destroyed their fleet. They also lost Nagapattinam. The Dutch could not repeat the success they had attained against the Portuguese. ठीक है, तो यहां पर सोचिए, डच जो है वो पोर्चुगीज से फाइट करते हैं और गोवा को अपने हाथ में लेते हैं। डच जो है इंग्लिश से फाइट करते हैं, ठीक है, और इंग्लिश जो है फ्रेंच से भी फाइट करते हैं। तो आपस में इतना कंफ्यूजन है, एक दूसरे से लड़ रहे हैं, लेकिन इनका अल्टीमेट एम क्या है? अल्टीमेट एम है सेटिंग अप ऑफ अ मोनोपोली ऑफ ट्रेड ऑफ इंडियन स्पाइसेस एंड कॉटन, ओके, ठीक है। टू प्रोमिनेंट मतलब इंपॉर्टेंट यूरोपियन कंपनीज, द ईस्ट इंडिया कंपनी, ये याद रखेगा, इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी, मैं शॉर्ट में इसका नाम लूंगा EEIC। एक्चुअली ये है क्या? इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी, ओके, राइट। तो यहां पर याद रखिएगा, टू प्रोमिनेंट यूरोपियन कंपनीज ऑफ द ईस्ट इंडिया, दैट इज द ईस्ट इंडिया कंपनी ऑफ ब्रिटेन। तो यहां पर मैं आगे लगा दिया इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी, सो इसका शॉर्ट फॉर्म बन गया इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी, EEIC। मैं जब भी कहूं EEIC तो समझ जाना है कि इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी है, ओके। एंड दिस वन इज द FEIC, क्या है? FEIC, दैट इज फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी, ओके, ठीक है। तो ये याद रखिए कि दो कंपनीज जो है प्रोमिनेंट थी, दैट इज इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी एंड फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी, ठीक है। प्रोमिनेंट मतलब इंपॉर्टेंट, सुपर पावर या पावरफुल, ठीक है। प्रोमिनेंट का मतलब एक तरीके से पावरफुल, इंपॉर्टेंट, राइट, ओके। तो ये दो कंपनी, दे इमर्ज एज स्ट्रॉन्ग राइवल्स का मतलब क्या? एनिमी, ठीक है, एनिमी, right, rivals in the race to colonize India, to expand their territories. They fought wars in South India. पूरा साउथ इंडिया में गड़बड़ा दिया, ठीक है। साउथ इंडिया में जो पॉलिटिक्स था ना, ये इनकी वजह से, इन दोनों की वजह से, दैट इज बिकॉज ऑफ ब्रिटिश एंड फ्रेंच, इंग्लिश एंड फ्रेंच, ये दोनों की वजह से पूरा साउथ इंडिया जो है अनस्टेबल हो गया, ठीक है। मराठास कभी इंग्लिश के साइड थे, कभी फ्रेंच के साइड थे, जिसको जहां फायदा दिखता वो वहां चले जाता, और उनको नहीं पता था कि आपस में ही हम लड़कर मर रहे हैं, ठीक है, राइट। लेकिन टीपू सुल्तान को पता था ये चीज, क्योंकि हम लास्ट में, हम फर्स्ट चैप्टर में पढ़ते हैं टीपू सुल्तान, ही न्यू दैट द रियल कहेंगे कि फियर इज नॉट दिस ब्रिटिशर्स और दिस वन, सॉरी, इज नॉट मराठास एंड हैदराबाद। द रियल कहेंगे कि खतरा जो था
ठीक है, द रियल डेंजर कौन है? ये बाहरी ताकतें, ये यूरोपियन ताकतें हैं, और इसीलिए वो यूरोपियन से ज्यादा लड़ता था, ना कि मराठा से और हैदराबाद से, निजाम से और पेशवा से, ठीक है, राइट। तो यहाँ पर साउथ इंडिया वाला आपका डच वाला खत्म होता है। अब आते हैं ईस्ट इंडिया कंपनी में। तो ईस्ट इंडिया कंपनी है जो ब्रिटेन की थी, ठीक है। अब देखते हैं क्या लिखा है। लिखा है द कंपनी ऑफ द मर्चेंट्स ऑफ लंदन ट्रेडिंग इनटू ईस्ट इंडीज, ठीक है, राइट। ये एक्चुअली इसका नाम है। नाम क्या है? कंपनी ऑफ द मर्चेंट्स ऑफ लंदन। मर्चेंट्स ऑफ लंदन, मर्चेंट्स मतलब कौन? ट्रेडर्स। ट्रेडर्स कहां के? लंदन के, ठीक है। मर्चेंट्स ऑफ लंदन कहां ट्रेड कर रहे हैं? ट्रेड कर रहे हैं ईस्ट इंडीज में। ईस्ट इंडीज में मतलब ईस्ट इंडिया, एक तरीके से ऐसा होता है। जैसे एक होता है वेस्ट इंडीज, है ना, आपको पता है क्रिस्टोफर कोलंबस, राइट, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, क्रिस्टोफर कोलंबस जो है वो ढूंढने निकले थे भारत, और पहुंच गए कहां पर? वेस्ट इंडीज में, ठीक है, राइट, है ना। आपको 7th में या 6th में आपके टीचर ने सिखाया होगा, ठीक है। अब आगे देखते हैं उसके बाद। This company, this was the original name of English East India Company. It was founded by a group of English merchants. ठीक है, English merchants जो थे वो ये English East India Company के founding fathers थे. Okay, it was founded by a group of English merchants on December 31, 1600. Queen Elizabeth I of England granted a royal charter to the English East India Company to trade with the countries in the East. तो यहां पर क्वीन एलिजाबेथ जो है उन्होंने एक फरमान, एक ऑर्डर, जिसको कहते हैं रॉयल चार्टर, क्या कहते हैं? रॉयल चार्टर, वो एस्टैब्लिश किया, वो एक निकाला और कहा कि अब से मैं अनुमति देती हूं किसको? EEIC को, टू ट्रेड विथ द कंट्रीज दैट आर इन ईस्ट, है ना। अब सोचिए यहां पर यूरोप है, तो यहां से जब अफ्रीका से क्रॉस करके हम इस साइड आएंगे, भारत में आएंगे, सिर्फ भारत ही नहीं, इंडोनेशिया में जाएंगे, फिलीपींस में जाएंगे आगे, तो ये सब क्या बनेगा इनके लिए? इनके लिए बनेगा ईस्ट, और हमारे लिए क्या बनेगा? हमारे लिए बनेगा वेस्ट, ठीक है। तो इनके रेस्पेक्ट से क्या है? ये ईस्ट है। तो ईस्टर्न कंट्रीज से ट्रेड करने के लिए कहेंगे क्वीन एलिजाबेथ ने रॉयल चार्टर दिया, और 1615 में ये भाई साहब आए, ठीक है, जिनका नाम था सर थॉमस रॉ। क्या नाम था? सर थॉमस रॉ। अब आपका होमवर्क है, अच्छा होमवर्क क्या यहाँ पे लिखा हुआ है, ओके। सो इन 1615 सर थॉमस रॉ, द एमिसरी मतलब रिप्रेजेंटेटिव, एक तरीके से एमिसरी ऑफ किंग जेम्स I of the England secured permission from the Mughal emperor Jahangir to set up a factory at सूरत, ठीक है। तो इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी का सबसे पहला 1600 या 1615 में द फर्स्ट फैक्ट्री वाज सेटअप एट सूरत। कहां सेटअप हुआ बेटा? सूरत में सेटअप हुआ, ठीक है। और जो एमिसरी, जो रिप्रेजेंटेटिव थे, ठीक है, वो कौन थे? सर थॉमस रॉ। नाम याद रखना, ये हिस्ट्री में इनका बहुत इंपॉर्टेंस है। एक इनका इंपॉर्टेंस है और एक जहांगीर का इंपॉर्टेंस है। क्यों जहांगीर का इंपॉर्टेंस है? सोचते मतलब कहा जाता है कि अगर जहांगीर उनको परमिशन नहीं देते सूरत में फैक्ट्री डालने के लिए, तो आज हम मतलब तो इंग्लिश जो है कभी भारत में आ ही नहीं सकते थे, ठीक है। लेकिन हिस्ट्री है, व्हाट इज डन कांट बी अनडन, राइट। सो एम्परर जहांगीर, उन्होंने परमिशन दिया किसको? सर थॉमस रॉ को, या इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी को टू सेटअप अ फैक्ट्री एट सूरत, ओके, ठीक है। अब नेक्स्ट क्लास में हम क्या पढ़ेंगे? प्रेसिडेंसीज के बारे में पढ़ेंगे। हमारे पास 4 प्रेसिडेंसीज थी, बॉम्बे, मद्रास, कलकत्ता, ठीक है, सॉरी 3 प्रोविंस थी, एक चौथी बाद में बनी, ठीक है। तो ये बाद में देखेंगे, ओके। आज के लिए इतना ही। Bye, sir.